आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में, और आज मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग आगामी आने वाले 7 से 10 जेपीसी के मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसी चल रही है आपकी अध्ययन। मैं अपना मुझे कुछ छोटा सा अनुभव है, उस अनुभव को मैं कि मैं आज आप लोगों को शेयर करने के लिए आज मैं यहाँ पर आपसे संपर्क बना रहा हूँ, आपसे रूबरू हो रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग कुछ मुझे सूचना मिली जिनके स्कोर बहुत अच्छे हैं, वे सारे लोग कि मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग गए। बहुत खुशी की बात है कि आप बड़े ही मनोयोग से और बड़े ही उद्यम के साथ अपनी तैयारी में लगे। लेकिन इस तैयारी के क्रम में कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सूचना क्रांति तो हुई है, लेकिन इस सूचना क्रांति कुछ प्रदूषण भी लेकर के आई है, सूचना प्रदूषण। और इस सूचना प्रदूषण के तहत बहुत सारे छात्र आज मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं। ना कहते हुए भी एक सर्वे रिपोर्ट आई है कि लगभग 4 घंटे तक युवा वर्ग इसमें इन्वॉल्व है। मतलब अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण समय प्रतिदिन 4 घंटा मोबाइल में सोशल मीडिया के माध्यम से या किन्हीं अन्य प्लेटफॉर्म पर समय को व्यतीत कर रहे हैं, और अधिक से अधिक पूरा कंसंट्रेशन उनका वो मोबाइल पर है। मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी इससे अछूते नहीं हैं। अगर कुछ लोगों को अपवाद हम मान लें तो सबसे पहले तो यही हमारा सुझाव होगा और आग्रह होगा कि मोबाइल प्रदूषण से आप बचें। मैं ये भी नहीं कहता कि मोबाइल की उपयोगिता नहीं है। जहां पर इसकी सार्थकता है वहां पर आप इसका पूरा उपयोग लें। आज मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है, या सूचना तकनीक का, इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है कि आप बहुत अच्छे शिक्षकों से इसके माध्यम से आप रूबरू हो पाते हैं, संपर्क कर पाते हैं, जो पहले नहीं था। बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको चयन करना है। क्योंकि यहाँ पर तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि जितने सारे छात्र हैं सभी आज मेंटर बन गए हैं और शिक्षक की भूमिका में आ गए हैं। लेकिन क्या खामियां हैं और क्या खामियां नहीं हैं, इन चीज़ों को भी आपको पहचानना है। और जो आप मुख्य परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण तौर पर आपके 5 पेपर हैं। पहला पेपर खोटा है, दूसरा पेपर आपका GS1 है, जिसमें इतिहास और भूगोल से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा पेपर आपके पॉलिटी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। चौथा पेपर अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था से है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। और 5वां पेपर विज्ञान तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से संबंधित है। तो दोस्तों, जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन के क्रम में आप बड़ा ही सतर्क होकर के, शांत मन से आप जो भी उत्तर लेखन का आप अध्ययन कर रहे हैं, उसे आप विभिन्न आयामों से देखने का कोशिश करें। मैं तो मानता हूं कि आप वो क्या है, वह कैसे है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके उपलब्धियां क्या हो सकती हैं, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उनके नकारात्मक पक्ष क्या हैं, समाज में और आज वह कितना प्रासंगिक है, इन तमाम पहलुओं पर आपको सोचना है। आप जब भी उत्तर लेखन लिखें तो सबसे पहले प्रश्नों के कैरेक्टर को बहुत गहराई से
अध्ययन करें। यद्यपि परीक्षा लिखने के क्रम में एक तो तनाव होता है, प्रेशर होता है कि इसे हमें लिखना है, और जो हम समझ रहे हैं उसे सही तरीके से कॉपी पे रखना भी है। जहां तक आप अंदर में समझ रहे हैं उसे कॉपी पे रखना कभी कभी एक मुश्किल कार्य हो जाता है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि आप पढ़ तो रोज 10 घंटा 12 घंटा रहे होंगे, लेकिन आप लिखने का कार्य आप पूरा नहीं करते हैं। मैं सबों के लिए मैं ये बात नहीं कह रहा, कुछ विद्यार्थियों के लिए मैं कह रहा हूं। तो आप लेखन कार्य भी सुदृढ़ करते रहें। आप बहुत सारे तकनीकी चीजों को जान रहे हैं, लेकिन अगर उसे व्यवहारिक रूप में अगर उसे आप कार्य नहीं करेंगे तो जानते हुए भी आपका वो कार्य मूर्त रूप नहीं ले सकेगा। इसलिए आप लेखन का कार्य करें। मैं उदाहरण बोलना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि कोई बहुत बड़े क्रिकेटर हों और अचानक वो मैदान में चले जाएं तो उनका परफॉर्मेंस जो है वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप मैदान में जाकर के प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप प्रयोग करने के लिए नहीं है, बल्कि आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो, इस उद्देश्य से आप अध्ययन कर रहे हैं। तो जहां पर आपकी कमियां हैं उन कमियों को आप दूर करें। प्रत्येक दिन 1 घंटा लेखन का कार्य करें। देख करके नहीं लिखें, देख के लिखेंगे तो फोटोकॉपी हो जाएगा, जेरॉक्स हो जाएगा। आपने जो 10 घंटे में जो आपने अध्ययन किया और आपके मस्तिष्क में जो कॉन्सेप्ट रहे, उस कॉन्सेप्ट को, उस संकल्पना को, उन बातों को, उस स्मरण को आप कॉपी पे रखने का प्रयत्न करें, कागज पर रखने का प्रयत्न करें और देखें कि उसकी प्रभाव उत्पादकता कितनी है, वह कितना जो है प्रभाव डाल रहा है। क्या आप जितना जान रहे हैं उन बातों को क्या आपने उस पेज पर रखने में सामर्थ हो सके हैं? अगर आप रखने में सामर्थ नहीं है तो उस सामर्थ्यता को बढ़ाने की कोशिश करें। आपके पास हो सकती है कि जानकारियां बहुत हैं, आप कई वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं, आपके पास में ज्ञान का भंडार है, लेकिन ज्ञान के भंडार होते हुए भी अगर वह परीक्षा के उत्तर पुस्तिका पर अगर वो अपना रूप ग्रहण नहीं करती है तो आपका चयन नहीं हो सकेगा। इसलिए आपको इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। पुनः मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब भी आप परीक्षा दें, मैंने ये देखा है कि इस प्रेशर में और भाग दौड़ में विद्यार्थी थोड़ा सा ही प्रश्न को पढ़ते हैं। जैसे पढ़ लिए अकबर आ गया तो बस अकबर के मूल्यांकन करें, या अकबर की आलोचनात्मक उनकी नीतियों का परीक्षण करें, या अकबर एक महान शासक था उसके बारे में आपकी क्या राय है स्पष्ट करें। तो जहां पर सिर्फ अकबर की बात आता है तो बस सिर्फ अकबर का आंख बंद करके वो लिखना प्रारंभ कर देते हैं। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, मैं अकबर की बात सिर्फ नहीं कर रहा, सभी विषय में इसी तरह की चीजें होती हैं और प्रश्नों की मांग कुछ होती है और विद्यार्थी कुछ लिख करके आ जाते हैं। वैसी स्थिति में सबसे पहले आप सतर्क हो। विगत वर्षों में जो हमारे पीसीएस में, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, बिहार लोक सेवा आयोग हो, झारखंड लोक सेवा आयोग हो, इन लोक सेवा आयोग में पिछले 10 वर्षों में या 15 वर्षों में जो जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का आप संग्रह करें और उन संग्रह करके उसे एक सांख्यिकी विश्लेषण के मॉडल को आप तैयार करें। मान लीजिए इतिहास से आपको पढ़ना है, आधुनिक भारत की आप तैयारी कर रहे हैं और वहां से आपको जो है कि उत्तर लिखना है, तो आधुनिक भारत से जितने तमाम प्रश्न पूछे गए हैं इन लोक सेवा आयोगों में, उन सारे प्रश्नों को एक डायरी में आप लिखें और आप देखें कि प्रश्न में क्या मांग है। कहीं पे रहेगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया, क्या वो सफल था? आपकी क्या राय है? या गांधी जी के असहयोग आंदोलन का वर्णन करें, या गांधी जी के असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी करें, गांधी जी के असहयोग आंदोलन पर आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करें,
या गांधी जी के आंदोलन का एक रूपरेखा स्वरूप प्रदान करें, वर्णन करें। तो इसमें देखिए, इसमें जो शब्द आ रहे हैं, आलोचनात्मक, वर्णन, विश्लेषण, उनके परिणाम, उनके कारण, तो जहां पे प्रश्नों का मांग है उसी के अनुरूप आपको उत्तर लिखना है। अगर कारण है तो कारण पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, और संक्षिप्त रूप में उसके समसामयिक समय में उनकी क्या भूमिका रही, क्या उनका औचित्य रहा, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मुख्य फोकस जो है वह कारण पर डालेंगे। अगर आलोचनात्मक है तो उसके सकारात्मक पक्ष तथा नकारात्मक पक्ष दोनों का हम लोग जो है कि विश्लेषण हमें प्रस्तुत करना चाहिए। अगर उसमें वर्णनात्मक है तो वर्णनात्मक है तो घटनाएं कैसे कैसे बढ़ी, उन घटना का शुरू से अंत तक एक लेखबद्ध, चरणबद्ध तरीके से उसकी उत्तर लेखन शैली होनी चाहिए। इस प्रकार प्रश्न के स्वरूप क्या होते हैं, इन प्रश्न के स्वरूप को समझने के लिए हमें सिर्फ टॉपिक पर पढ़ना ही नहीं, बल्कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के स्वरूप को हमें अध्ययन करने की भी आवश्यकता है। आप सिर्फ उस टॉपिक पर अध्ययन ना करें, बल्कि आप एक कदम आगे बढ़ करके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के स्वरूप का भी आप अध्ययन करें। इससे आपकी लेखन जो है वो सशक्त होगी, और प्रश्नों की क्या मांग है, उस प्रश्नों के मांग के अनुरूप जो है आप उत्तर लिखने में सक्षम हो सकेंगे। पुनः आज जिस प्रकार का भीड़ है, जिस प्रकार से एक बेहतर छात्र परीक्षा लिखने के लिए उद्यत हैं और लिखते भी हैं, मैंने देखा है कि कई छात्र बहुत ही कम समय में बहुत सारे शब्द रख करके, लंबा लेखन करके बहुत सारी अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं। वैसी स्थिति में अपने प्रश्नों के उत्तर को बेहतर बनाने के लिए आज मैं समझता हूं कि जहां पर आवश्यकता है उस प्रश्न में, उत्तर में, वहां पे बुलेट फॉर्म में आप जो है उत्तर को लिखने का भी आप प्रयत्न करें, ताकि कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को रखा जा सके। आप फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं उत्तर लेखन में, आप मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं फ्लो चार्ट में। अगर 1857 का विद्रोह हुआ तो 1857 के विद्रोह का प्रसार कहां था, तो आप तो उसे शब्दों से भी लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि उसे आप मानचित्र के माध्यम से आप दर्शाएं कि कहां कहां पर 1857 की जो प्रसार हुआ, कहां कहां पे वह बहुत एक्टिव था, कहां पे समान था और कहां पे निष्क्रिय था। वो चार्ट के माध्यम से उसे प्रस्तुत करें, ताकि परीक्षक एक ही नजर में समझ जाए कि यह विद्यार्थी जो है वह अलग है। आप चार्ट बनाएं, बुलेट फॉर्म में लिखें, मानचित्र का प्रयोग करें। अगर डाटा भी अगर आप उसमें इनपुट कर सकते हैं तो उस डाटा को भी बनाएं। वृत्त चार्ट के माध्यम से, दंड चार्ट के माध्यम से उसे अपनी लेखन को मजबूती प्रदान करें। आज इनोवेशन का समय है, नए तर्क का समय है, नए वातावरण का समय है। आप खुले मन से, जिस प्रकार से आज कॉर्पोरेट कंपनियां अपने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक बाजार में बेचने के लिए तमाम तरह के जो हैं हथकंडे अपना करके योजनाएं बनाती हैं, और उनकी जो प्रस्तुतिकरण होता है किसी भी मार्केटिंग ऑफिसर का, वह भिन्न भिन्न तरीके से, जैसे मार्केटिंग ऑफिसर अपनी प्रस्तुतिकरण करता है, वैसे ही आपको बिल्कुल व्यावसायिक दृष्टिकोण से, आप जो है बिल्कुल प्रोफेशनल दृष्टिकोण से आपको अपनी उत्तर शैली भी लिखने की आवश्यकता है। अगर उत्तर शैली में हम मानचित्र को इनपुट करते हैं, हम फ्लो चार्ट के माध्यम से, वृत्त चार्ट के माध्यम से या किसी डायग्राम के माध्यम से अपनी लेखनी को जैसे ही हम रखते हैं, अन्य विद्यार्थियों से हमारी लेखनी जो है वह भिन्न हो जाती है। उसके माध्यम से हमें अधिक अंक मिलते हैं। अगर मान लीजिए जेपीएससी में हमें 4 प्रश्न लिखने हैं, तो 4 प्रश्न अगर हमें लिखने हैं और 4 प्रश्न में अगर मैं 5-5 नंबर मैं अधिक उठा लेता हूं,
तो 20 नंबर मैं अधिक उठा लेता हूं। और अगर मैं 5 पेपर की बात करता हूं तो 125 नंबर मैं अधिक उठा लेता हूं। तो आप समझिए 125 नंबर अगर हम किसी अन्य छात्रों से बेहतर मार्क्स हम ऑब्टेन करते हैं तो मेरा रैंकिंग कहां पे होगा और मेरा चयन की स्थिति कहां पर होगी। बेहतर, बेहद ही सुरक्षित सेक्टर में हम प्रवेश कर जाएंगे। साक्षात्कार में मुझे बहुत नंबर मिले या ना मिले, लेकिन मेरा अंतिम रूप से सिलेक्शन होगा। इसलिए प्रत्येक प्रश्न पर आपको काम करने की आवश्यकता है। आप जब प्रत्येक प्रश्नों पर बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य करते हैं और उसे अपनी कॉपी में उतारने का प्रयत्न करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपका जो एग्जाम होगा और बेहद ही बेहतर होगा, बेहद ही सुदृढ़ होगा और आप अंतिम रूप से चयनित होंगे। आपका गौरव, आपका परिवार का गौरव और समाज का गौरव बढ़ेगा। आज मैं इतना ही, फिर मैं आपको ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार, द पानी आइस एकेडमी, हाजिर।